हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2024 बाल विकास, जो कि ये राजन सीरीज है। पेपर नंबर फर्स्ट है और ये क्लास नंबर 3 है। इसके पहले हम लोग जो है 2 क्लास कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। और इसके पहले हम लोग दो वीडियो में 20-20 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन से हम लोग करने वाले हैं। और इसका अगर आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहें, अभी हम पीडीएफ अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा तो पूरा सीरीज का जो है पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दें, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। तो 40 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, इस वीडियो में 41 नंबर से देखते हैं। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर और मंदबुद्धि। तो यहाँ पे सांकेतिक भाषा का प्रयोग उसके लिए किया जाएगा जिसको सुनाई नहीं दे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा श्रवण दोष। 42 नंबर देखते हैं। बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है। ऑप्शन दिया है यहाँ पे परिपक्वता, अभिसरण, सामंजस्य, प्रत्यक्ष। तो यहाँ पे इसका मैच्योरिटी होगा परिपक्वता। 43 नंबर देखते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत, यहाँ पे देखिए थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है। यहाँ पे अथवा करके है। थॉर्नडाइक ने सीखने के संबंधित मुख्य नियम, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से प्रश्न से मतलब क्वेश्चन से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है मुख्य नियम और एक होता है गौण नियम। तो उन लोगों को हम थोड़ा देखते हैं जो है क्या मुख्य नियम है और क्या गौण नियम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए नियम, यहाँ पे थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए नियम कौन कौन सी है। हमने कहा कि पहला मुख्य नियम है मेन लॉ, इसको जो है 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। पहला है तत्परता का नियम, यहाँ पे देखिए तत्परता का नियम है। दूसरा है अभ्यास का नियम, अभ्यास के लॉ ऑफ प्रैक्टिस, यहाँ पे 2 आ जाता है। उपयोगिता का नियम, वैसे डीएलएड में इतना याद नहीं करना है, यहाँ पे केवल ये याद कर लीजिए मुख्य नियम 3 होते हैं और गौण नियम 5 होते हैं। मुख्य नियम में तीनों याद होना चाहिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, उसके बाद में तीसरा है परिणाम व प्रभाव का नियम या संतोष या असंतोष का नियम। जैसे यहाँ पे अगर कोई काम करते हैं, अगर उसका परिणाम आपको अच्छा होता है, परिणाम अगर अच्छा हुआ तो उस काम से हमको जो है संतोष मिलता है। लेकिन परिणाम अगर बुरा हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं परिणाम अगर बुरा हुआ तो उससे असंतोष मिलता है। तो वही है परिणाम व प्रभाव का नियम, इसी को कहते हैं संतोष व असंतोष का नियम। उसके बाद में इसी को हम देख लेते हैं गौण नियम, सेकेंडरी लॉ इसे भी कहते हैं। इसमें 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार में पांचों देख लीजिए। पहला है बहुप्रक्रिया का नियम, दूसरा है मानसिक विन्यास का नियम, यहाँ पे बहुप्रक्रिया का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, और तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। चौथा है आत्मीयकरण का नियम, लॉ ऑफ एनोलॉजी। और उसके बाद में यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं 5वां है ये आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एनोलॉजी। उसके बाद में 5 नंबर है साचर परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। अब हम लोग जो है इसमें देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे 43 नंबर था ना, हाँ यही था मुख्य नियम। अब हम लोगों को पता हो गया है कि मुख्य नियम कितने हैं और गौण नियम कितने हैं। मुख्य नियम की संख्या अगर देखें तो मुख्य नियम की संख्या 3 है और गौण नियम की संख्या 5 है। तो यहाँ पे इस जो है क्वेश्चन में जो है मुख्य नियम पूछा तो मुख्य नियम की संख्या 3 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। 44 नंबर। पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादक किसके ऊपर प्रयोग करके किया था। तो यहाँ पे है बिल्ली, बनमानुष, कुत्ता और मेढक। तो इसमें जो राइट आंसर है यहाँ पे हो जाएगा क्या पावलोव ने कुत्ते पर किया था। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ये आपका ये गलत दिया है।
पावलाव ने जो है कुत्ते पर किया था। यहाँ पे देखिए, ओहो ये भी गलत हो गया, यहाँ पे कुत्ते पर प्रयोग किया था। इसको हम देखते हैं किसने किस पर प्रयोग किया था। 2-4 क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं। यहाँ थांडाइक, सबसे पहले देखते हैं थांडाइक। जितना मतलब इम्पोर्टेंट होता है, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम बता रहे हैं। थांडाइक ने क्या बिल्ली पर प्रयोग किया है, यहाँ पे देखिए। और उसके बाद में पावलाव ने किस पर प्रयोग किया है, पावलाव ने जो है कुत्ते पर प्रयोग किया है। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया है, स्किनर ने क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत इसे कहते हैं। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया है, चूहा व कबूतर प्रयोग किया है। सबसे ज्यादा चूहा पूछा जाता है। और कोहलर ने गेस्टाल्टवादी है। कोहलर ने जो है चिंपैंजी, कल के क्वेश्चन में भी यही आया था कि चिंपैंजी ये सुल्तान। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं स्किनर यहाँ पे अगर आपको ये अगर ना याद हो रहा हो, स्किनर सी आता है ना, यहाँ पे ऐसे हो गया चूहा, सी से चूहा। वैसे होगा कबूतर कैसे होता है का, लेकिन यहाँ पे सी मान सकते हैं। कबूतर आता है ना, तो उसी प्रकार से याद कर सकते हैं। और पावलाव यहाँ पे अगर इनके मनोवैज्ञानिक के नाम से याद करें कि पाव मतलब पाव रोटी किसको खिलाते हैं, कुत्ते को। पाव रोटी कुत्ते को खिलाते हैं। तो इतना जो है आप लोगों को याद हो गया होगा। उसके बाद में अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे है 45 नंबर क्वेश्चन। अब इसका जो पावलाव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादक किसके ऊपर प्रयोग करके किया था, तो पावलाव ने पाव रोटी किसको खिलाते हैं, कुत्ते को। अब 45 नंबर देखते हैं। थांडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादक किसके ऊपर प्रयोग करके किया है, तो थांडाइक ने किसके ऊपर प्रयोग करके किया है, बिल्ली के ऊपर, अभी हमने बताया है। उसके बाद में कोहलर ने सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, कोहलर जो यही क्वेश्चन जो है हम लोग कल के भी दूसरे वीडियो में किए थे, पार्ट नंबर 2 में। वहाँ पे पूर्ण आकृति या समग्र का सिद्धांत, इसीलिए कहते हैं जितना बताते हैं उसको ध्यान से पढ़ लिया करिए, वही क्वेश्चन बार बार आता है। अब हम लोग देखते हैं आगे 46 नंबर क्वेश्चन हो गया। 47 नंबर देखते हैं। यहाँ पे 47 नंबर क्या है, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, समंजन कहलाता है, मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है, आत्मसातन या प्रकीर्णन कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। 48 नंबर है, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व किसमें है, ऑप्शन दिया है बाल विकास की दृष्टि से, उसके बाद में है बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल समायोजन की दृष्टि से। तो यहाँ पे इसका राइट होगा बाल विकास की दृष्टि से। बाल शिक्षा के लिए अलग होता है ये बाल मनोविज्ञान, तो इसमें बाल विकास की दृष्टि से जो है ये सर्वाधिक महत्व होता है। उसके बाद में देखते हैं किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसने कहा है, तो ये जो है बार बार यूपी टेट, सी टेट बहुत जगह ये पूछा जा चुका है, ये स्टेनली हॉल है, इसको आप लोग याद किए रहिएगा, ठीक है। अब जैसे कोई बालक हो गया जब किशोरावस्था में होता है तो बड़े बल, तनाव होता है, तूफान होता है तथा विरोध की भावना रहती है। तो यहाँ पे अगर याद करना चाहे तो स्टेनली हाल मतलब हाल ही में उसमें चेंजिंग आया हुआ है, ठीक है, तो वो किशोरावस्था में हो गया। उसके बाद में हम लोग देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन दिया है CL हल, पावलाव, थांडाइक और वुडवर्थ। तो यहाँ पे प्रयास तथा त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक जो होते हैं ये थांडाइक है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं 51 नंबर, किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कार्य, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन है अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, अनुसरण, अधिगम अंतरण, अधिगम स्थानांतरण, सब एक ही है।
तो यहाँ पे जैसे हो गया किसी विषय, अगर कोई विषय हो गया, जैसे हो गया मैथ हम पढ़ते हैं, कार्य अथवा परिस्थिति के अर्जित ज्ञान को दूसरे अन्य किसी कर्म में, मान लिया कि अगर मैथ पढ़ते हैं और उसको जो है अगर साइंस में हम लोग प्रयोग करना चाहें, जैसे अवकलन समाकलन का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, अधिगम स्थानांतरण जो मैथ में सीखे हैं उसको जो है साइंस में हम लोग प्रयोग करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, अधिगम स्थानांतरण। मतलब एक वस्तु से सीखा हुआ ज्ञान दूसरे वस्तु में प्रयोग करना, सहायक हो। उसके बाद में देखते हैं 52 नंबर, व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा ना करने के लिए बाध्य हो जाता है कहलाता है अप्रेरणा, संवेदना, अभिसरण, प्रतिगमन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा अप्रेरणा, इसी को कहते हैं मोटिवेशन। वही कहा, व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति, जो शक्ति होता है जिसके कारण वह किसी कार्य को, किसके कारण, मोटिवेशन के कारण कार्य को करने अथवा ना करने के लिए बाध्य हो जाता है कहलाता है प्रेरणा या मोटिवेशन कहलाता है। उसके बाद में 53 नंबर देखते हैं, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण याद किए गए सामग्री का पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है कहलाता है। तो ये होगा, ऑप्शन दिया है, समन कहलाता है, दमन कहलाता है, विस्मरण या समंजन कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा विस्मरण कहलाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तत्व पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है अभ्यास। तो वही है, मतलब अलग अलग तथ्यों के बावजूद एक ही, यहाँ पे देखिए मन को एकाग्र करना, एकाग्रचित करना, तो क्या कहलाएगा, ध्यान कहलाएगा। सीधे ऑप्शन पे जाओ, ध्यान कहलाएगा। 55 नंबर है, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। जो प्राप्त होता है, जैसे पदों के योग, जैसे यहाँ पे ये हो गया पदों का योग की अगर बात करें, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पदों का योग हो गया, जैसे x1 हो गया, यहाँ पे देखिए x2 हो गया, और पदों का योग मतलब ये पदों का योग हो गया ऊपर, और उसके बाद में पदों की संख्या, यहाँ पे क्या कह रहा है, पदों के योग में पदों की संख्या। देखिए पदों की संख्या कितने पद हैं, तो 2 पद हैं यहाँ पे, तो इसे एवरेज कहते हैं, सीधी बात है। या माध्य कहते हैं, इसी को समांतर माध्य कहते हैं, माध्य कहते हैं और एवरेज कहते हैं, औसत। ठीक है, तीनों यहाँ पे कहते हैं। तो ये हो जाएगा माध्य हो जाएगा। अगर इसके स्थान पे समांतर माध्य आ जाए, औसत आ जाए, तो सब वही होता है। अब हम देखते हैं 56 नंबर, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है। तो बाल विकास का विभाजन जो है ये 3 अवस्थाओं में किया जाता है। कौन कौन, शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया और किशोरावस्था हो गया। उसके बाद में देखते हैं 57 नंबर, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण क्या कहलाता है। जो पूर्वज से हमें प्राप्त होता है, पापा दादा से प्राप्त होता है, वो आनुवंशिकता कहलाता है। इसमें कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, इतना आप लोग जानते हैं। ठीक है, 58 नंबर देखते हैं, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था। ये हमने जो है समूह कारक सिद्धांत, ये सब जो है हम बताए हुए हैं दूसरे वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने कहा है। यहाँ पे अगर आपको हम चलिए आज भी बता देते हैं, बुद्धि के सिद्धांत, यहाँ पे देखिए बुद्धि के सिद्धांत, यहाँ थर्स्टन, यहाँ पे देखिए उस दिन बताए थे ना, कल बताए थे ग्रुप फैक्टर थ्योरी, इसको कहते हैं समूह कारक सिद्धांत। थर्स्टन है ना, 1938 में ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए कंफर्म हो गया है। इसीलिए जो बताते हैं वो नोट्स का है सब, तो नोट्स से लाते हैं, वहाँ पे बता देते हैं, वही सब आता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। तो कहाँ पे हम लोग पहुँचे थे, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था, ये थर्स्टन है।
उसके बाद में 59 नंबर देखते हैं, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं को व्यक्त करता है कहलाता है। व्यक्तित्व कहलाता है, रुचि कहलाता है, प्रेरणा और कल्पना। तो यहाँ पे व्यक्तित्व कहलाता है। देखिए, आंतरिक और बाह्य गुण होना चाहिए व्यक्तित्व के। अगर किसी व्यक्ति को किसी को कहते हैं कि आपका पर्सनालिटी बहुत ही अच्छा है, तो उसके लिए आंतरिक और बाह्य गुणों का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, पहले जमाने में ये जानते थे कि उसमें अगर बाह्य रूपरेखा के आधार पर देखा जाए कि हष्ट पुष्ट रहे, ठीक ठाक रहे, तो उसको कहते थे कि पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन आज के ज़माने में, वर्तमान समय में, आधुनिक युग में उसके अंदर में देखा जाता है कि जो है कैसा व्यक्ति है, नेचर भी देखा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर, TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन दिया है सी कोड एवं बैकमैन, थर्स्टन ने, हरमन रोसा ने और मॉर्गन एवं मरे ने। मुर्रे इसे कहते हैं, मॉर्गन एवं मरे, अलग अलग जगह सब लिखा रहता है, टाइपिंग में मिस्टेक। तो यहाँ पे TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण जो है मॉर्गन एवं मरे ने किया है। अब यहाँ वो पिछला क्वेश्चन है, उसके लिए यहाँ पे नोट से निकाले थे। यहाँ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी अनुवाद है। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है। पर्सोना शब्द का अर्थ होता है नकली चेहरा या नकाब। प्राचीन समय में बाह्य रूपरेखा के आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित किया जाता था। देखिए, प्राचीन समय में, यहाँ पे प्राचीन समय में जो है केवल बाह्य रूपरेखा के आधार पर देखा जाता था व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को। लेकिन आज परिभाषा बदल चुकी है इसकी। क्या है? वर्तमान समय में बाह्य तथा आंतरिक, यहाँ पे देखिए, बाह्य तथा आंतरिक गुणों के समावेशन देखा जाता है। उसके बाद में TAT परीक्षण की बात करें, यहाँ पे देखिए, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसमें जो है मनुष्यों के चित्र, आयु जो है 14+, मॉर्गन एवं मुर्रे 1935 में दिया था यहाँ पे। और इसमें पूछता है कि एक कार्ड जो खाली था वो कार्ड नंबर कौन सा था। यहाँ पे देखिए, वो कार्ड नंबर 16 था। अगर बहुत ही हार्ड लेवल पर अगर क्वेश्चन पूछा गया तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये हो गया मॉर्गन एवं मुर्रे। अब 61 नंबर है CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है। यहाँ पे देखिए एज पूछा है, कहाँ पूछा है, ये आयु के बारे में पूछा है। तो इसको हमने देखिए 1 से 5 वर्ष, 3 से 11 वर्ष और 11 से 13 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा 3 से 11 वर्ष। अब हम लोग देखते हैं CAT जो होता है, CAT का फुल फॉर्म क्या होता है? चिल्ड्रेन एप्रिसिएशन टेस्ट, CAT। ठीक है, ये जानवरों के चित्र होते हैं। और यहाँ पे एज देखिए हमने लिखा है ना 3 से 11 वर्ष, जो कि बिल्कुल सही है। निर्माण किया था और विकास किया था। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए, इस परीक्षण में 10 कार्ड पर जानवरों के चित्र बने होते हैं। यहाँ पे देखिए 10 कार्ड पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, नहीं तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। CAT। अब संवेग का प्रकार नहीं है संवेग। तो यहाँ पे क्रोध है, भय है, ध्यान है, प्रेम है। तो यह इसका जो राइट आंसर है ये ध्यान होगा। ध्यान कोई संवेग नहीं है। क्रोध भी एक संवेग है, भय भी है, प्रेम भी है, लेकिन ध्यान कोई संवेग नहीं है। उसके बाद देखते हैं प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? यहाँ पे 80 से 90, 110 से 112, 100 से 120 और 140 से अधिक। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि जो होती है 140 से अधिक होता है। ठीक है, कल के वीडियो में हम पूरा चार्ट बता देंगे कि प्रतिभाशाली मंद बुद्धि बालक सब कितना ये IQ लेवल, जो IQ बुद्धि लब्धि होती है, कितना होता है। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? अथवा
पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां कितनी हैं? 2 है, 4 है, 6 है, 3 है। तो जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में बताया है वो 4 है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा इनका चारों संज्ञान है। 65 नंबर है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। यहाँ पे देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत माध्य माध्यिका बहुलक केवल होते हैं। यहाँ देखिए, माध्य हो गया आपका मध्यांक, बहुलक और मध्यमान, तो इसमें ये प्रसार नहीं होता है, ठीक है। 66 नंबर देखते हैं, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होता है विकास, परिवर्तन, संस्कृति, तनाव। तो किशोरावस्था जो होता है, स्टैनली हॉल ने क्या कहा है? उसने कहा है कि किशोरावस्था बहुत ही दबाव तूफान की अवस्था होती है। दबाव, तनाव, तूफान की अवस्था होती है, ठीक है। इसी वीडियो में हम लोग आगे देखे हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, ठीक है। नहीं, ये देखते रहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन है पोषण, लिंग भेद, संस्कृति, तनाव। तो यहाँ पे जो तनाव होता है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले तनाव, ठीक है, नहीं है, यहाँ पे दिया है। 68 नंबर, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? स्वतंत्रता की अवस्था, आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो ये जो है प्रबल हो जाती है। यहाँ पे देखिए, स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में? ये किशोरावस्था में जो है ये प्रबल हो जाती है, बिल्कुल। उसके बाद में जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। यह कथन किसने कहा है? रास ने, वुडवर्थ ने, रायबर्न का और स्किनर का। तो ये जो है ये वुडवर्थ ने कहा है। उसके बाद में देखते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है कल्पना, चिंतन, तर्क, स्मृति। तो इसमें जो है ये कल्पना कहलाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो है आगे देखेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग अगर PDF प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। और इस वीडियो में अगर कोई आपको परेशानी हो रही है, कहीं पे अगर कोई डाउट है, तो आप सोशल मीडिया हैंडल से जोड़ सकते हैं। वहाँ पे टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, सब कुछ का लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे जाके आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।